नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, आज हम बात करने वाले हैं रघुवीर यादव सर से, मुकेश तिवारी जी से और सिमाला मैम से, जो कि खुद भी एक आईपीएस हैं। और वो वर्दी का कमाल जब सिनेमा पे उतरता है तो क्या होता है, मतलब उनको एक्टिंग करनी पड़ी थी या फिर नहीं करनी पड़ी थी, या जानते होनी सही। सो मैम, स्वागत है आप सबका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पे। सबसे पहली बात मैम आपसे मैं पूछता हूँ, ये जो किरदार है और जो आपकी रियल लाइफ है, ये भी अलग अलग थी या फिर वो सिमिलर ही थी? बिल्कुल नहीं, बहुत अलग अलग है। किस तरह से अलग थी सर? देखिए, वर्दी की सिमिलैरिटी तो होती है, लेकिन रैंक का बहुत डिफरेंस है। जैसे रियल लाइफ में मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ और इसमें मैं एक सब इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रही हूँ, जिसके अपने अलग एक स्ट्रगल है और उसके बाद उसने एक नई दिशा की तरफ अपने आप को मोड़ा है, ढाला है, और उसके अपने अलग सपने हैं। और एक छोटे परिवार से वो आ रही है, और जितना उसने अपनी माँ को खोया है और इस तरीके के जो बैकड्रॉप है, उसके साथ वो कैरेक्टर लेके चल रहा है जी। तो डेफिनेटली वर्दी खाकी एक सिर्फ कलर नहीं है, मतलब एक वर्दी जो होती है तो वो एक जिम्मेदारी अपनी अलग अलग होती है। चाहे आईपीएस अधिकारी हो, सब इंस्पेक्टर का एक अलग जिम्मेदारी का क्षेत्र होता है, और सब लोग अपनी अपनी जगह निभा रहे हैं। विभाग एक ही है, लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। बिल्कुल। अभी मतलब ये एहसास हो गया होगा कि कलाकार बनना आसान तो बात नहीं है। नहीं, डेफिनेटली तो आपके साथ में तो दिग्गज लोग बैठे हैं जी। उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? देखिए, दोनों के साथ काम करके जो है मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया सेट पर भी, तभी परफॉर्मेंस इतना हो पाया। अदरवाइज विदाउट एप्रिसिएशन और मोटिवेशन कई बार ऐसा लगता है कि हम हमारा 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो जो लगातार एक रहता है, एक मन में नर्वसनेस भी था कि पता नहीं कैसे हो पाएगा। इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, इनके साथ खड़े होना और स्क्रीन शेयर करना अपने आप में बड़ी बात थी मेरे लिए। तो जो सहयोग और कोऑपरेशन मुझे मिला है वो अनमैच्ड है। डेफिनेटली। आई थिंक आप वैसे तो काम के अंदर आप बिल्कुल आप परफेक्ट होंगे, मगर मुझे लगता है शायद आपने गलत लाइन चुन ली थी, अभी आप सही लाइन में आ गए हैं। तो सर आपसे भी पूछता हूँ मैं, क्योंकि वर्दी में आप भी हैं, सो आपके लिए वो अनुभव कैसा होता है हर बार जब भी आप, क्योंकि आपने पहले भी आपने कर रखा है किरदार, राइट? तो जब भी आप वर्दी में आते हैं तो कैसा अनुभव होता है आपका, एंड इसमें क्या अलग था कैरेक्टर में? वो मेरा क्या है कि वेरी फ्रेंकली आई वांट टू से कि वो पेमेंट के हिसाब से रिएक्ट करता हूँ मैं, कि कौन सी वर्दी में कितना पेमेंट लिया तो फिर वैसे करता हूँ। इतना ऑनेस्ट आंसर तो मतलब तिवारी जी भी दे सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मैं सच्ची बोलूँ कि बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि वर्दी पहन के नहीं लगता कि वर्दी वाले का रोल कर रहा हूँ, क्योंकि हर ड्रेस आपको एक एटीट्यूड देती है। जैसे आप डॉक्टर की ड्रेस पहन लो तो अचानक आपको इंजेक्शन लगाने का मन करने लगेगा, ऑपरेशन करने का। हाँ, तो जैसे आपको एक एटीट्यूड आता है। जैसे आप पुलिस की वर्दी जब पहनते हैं तो आप स्ट्रेट खड़े हैं, छत सीना बाहर है, एक एटीट्यूड जो बचपन से हो सकता मनोवैज्ञानिक ग्रंथि है जो हमारी डेवलप हो गई एक इंसान के तौर पर, अभिनेता के तौर पर नहीं। कि पुलिस को हमने ऐसे ही देखा है, खिंचा हुआ, बुलेट पे तना हुआ, पीछे डंडा है, आते ही दौड़ने लग गई, तो वह वैसा देखा हुआ है। और मुझे लगता है कि हम सिर्फ वर्दी देखते हैं, और बहुत कम बार होता है कि जब पुलिस के चरित्र लिखे जाते हैं हम बोलते हैं कि अरे मुकेश भाई अच्छा रोल है। क्या रोल है? 2 स्टार है। तो 2 स्टार तो किसी को भी लगा दो, रोल सुना दो प्लीज। तो वो बहुत कम हो पाता है कि अरे 2 स्टार है, 3 स्टार का रोल है, अभी आप तो 1 स्टार वाला कर रहे हो। तो फिर वो स्टार किसी को भी पहना दीजिए आप, तो वो मुश्किल है। चरित्र गढ़ा जाना, उसके अपने द्वंद्व है, उसकी अपनी यात्रा है, उसके अंदर वो मानव है, पहले इंसान है और फिर उसके बाद उसने वर्दी पहनी। सो ये अंतर बहुत कम बार मौका मिल पाता है, मैं सही बताऊं, बिकॉज की पुलिस या तो धमकाना है या खास तौर पर बने बनाए ढांचे वाले सिनेमा में इस तरीके का जब सिनेमा, यदि नर्मदा स्टोरी ऐसी कथानक या कथा और कथ्य आता है, तब उसको आपको ईमानदार प्रयास इसलिए करना पड़ता है कि उसको अब इंसानी जामा पहनाना है। पुलिस का जामा आपने पहना दिया है, अब मैं उसको इंसानी जामा पहनाऊंगा, ये कोशिश मैं करता हूँ। तो इसमें ये फर्क है। कभी आपका सपना रियल लाइफ में था, जैसे इनका एक सपना था कि उनको एक्टिंग करनी थी, आपका सपना था कभी मतलब वर्दी पहनने का ऐसा रियल लाइफ में?
नहीं यार, सपने बहुत थे, लेकिन मार्कशीट ने कभी इजाज़त नहीं दी। तो बड़ी मुश्किल से कभी काऊ का निबंध पढ़ के, कभी महात्मा गांधी जी का निबंध करके, प्लीज़ ग्रांट मी 4 days लीव, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लिख के, तो 33% से ज़्यादा इजाज़त ही नहीं दी उन सपनों को पूरी करने की, कि कहीं सुई लगा सकूं या कहीं डंडा बजा सकूं। बट अभी मौका मिल गया। एज एन एक्टर आप सारे कैरेक्टर कर सकते हैं आप, ये एक मजेदार चीज मतलब है। ये आपने मजाक में पूछा तो मैंने रियलिटी के साथ बताया कि मेरी मार्कशीट ने इजाज़त नहीं दी, और सो उस पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब थे ही उतने गुणी की 33% बहुत हुआ करते थे जमाने मेरे लिए। अभी तो सर 100 भी ले आओ, बहुत बड़ी बात थी, दूसरी क्लास में जाने का मौका मिलता था, पता है आपको? डेफिनेटली। अभी तो सर 99.9 भी आ जाए तब भी, 100 भी आ जाए तब भी कहते हैं कुछ कमी रह गई है, ऐसा नहीं, इतना वो नहीं था, competition। तुलना नहीं थी। हमें तो ये था भैया कि अपने यार जो मेजॉरिटी दोस्तों की, उस दोस्तों से बिछड़ ना जाए यार, कि हम 7वीं में रह गए, वो 8वीं में चले गए यार, बिल्कुल। एक खत्ते चले जाए। और कोशिश रहती थी हम फेल हो गए तो कम से कम 3-4 फेल हो जाए तो 7वीं में बने रहे। ठीक है, कभी फेल तो नहीं हुआ आप मतलब? मैं एक बार हुआ था फिर, लेकिन रिवॉल्यूशन में उन्होंने बोला आप टॉप किया आपने, ऐसे बोले वो। सर अच्छी किस्मती। रघुवीर सर आपके पास आते हैं। सर मतलब जिस रोल में आपको ढाल दो, आप इतने ऑनेस्टली उसको करते हो ना, मतलब हमें इतना अच्छा लगता है आपको स्क्रीन पे देखना। एंड जो आपकी थिएटर की जर्नी चल रही है साथ साथ में, उसको मैनेज करना, दैट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, आई नो, बट आप किस तरह से करते हैं उसके बारे में आप बताइए। एंड इसमें आपका क्या किरदार है? बहुत इंटेंस कैरेक्टर आपका लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है इंटेंस कैरेक्टर तो सभी होते हैं, कुछ ज़्यादा सांसें लेते हैं, कुछ कम सांसों में इंटेंस होता है। तो है कैरेक्टर इसमें है, बड़ी दिमागी जद्दोजहद बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो तो अब फिल्म देखेंगे तो पता लग ही जाएगा। और एक ये जो वर्दी वाली बात कही थी, इन्होंने पूछा था, तो मुझे अपना एक किस्सा याद आ गया वर्दी का, कि पुलिस की वर्दी नहीं है तो मैं आर्मी में भर्ती होने चला गया एक दफ़ा। अच्छा। हाँ, तो हुआ ये था कि उन दिनों 1962 में वो जब चाइना वॉर चल हाँ रही जी, हाँ थी, जी, इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर, उस वक्त आर्मी में बहुत भर्ती हो रही थी। तो मुझे घर में पिताजी ने डांट दिया, तो मैं गुस्सा होकर बोल के आ कि मैं जा रहा हूँ आर्मी में भर्ती हो जाऊँगा। मैं साइकिल उठाई और चला गया। वहाँ एक सदर बाज़ार है हमारे वहाँ पे मिलिट्री की वहाँ भर्ती होती, वहाँ लाइन लगी थी, बहुत भर्ती चालू हुई थी। तो मैं चला गया कि जाता हूँ भर्ती हो जाऊँगा, तो लाइन में खड़ा हो गया। अब मेरी हाइट अच्छा। 5 फीट की हाइट, और खड़ा हो गया हूँ, लंबे लंबे लड़के सब बनियान पहन के खड़े हुए। तो मेरा नंबर आया तो पूछा कि क्यों, क्या आर्मी मिलिट्री में भर्ती होगा? मैंने कहा हाँ आया। तो बोले कैसे आया? मैंने कहा साइकिल से। तो बोले साइकिल कहाँ? मैंने कहा वो खड़ी है बाहर। बोले उठाई थी। बोले निकल गई से उठा साइकिल अपने। तब से मुझे सारी वर्दियों से वो है लगती है मुझे कि हद, मैं ना पुलिस की वर्दी मुझे अच्छी लगती, ना आर्मी की वर्दी। ये कि जब मैं ये वर्दी पहन ही नहीं सकता तो मैं क्यों इससे इत्तेफाक रखूं? साइकिल से प्यार है, और साइकिल से प्यार है। तो यही है कि जिंदगी की ये जो है कशमकश, वही ऐसा ही कुछ है कि कुछ करना चाहते हैं, हो कुछ जाता है। पहले तो बहुत होता था, और अभी भी ज़्यादातर वो होता है कि बच्चे करना कुछ चाहते हैं और बन कुछ जाते हैं। माँ बाप ज़्यादा बनाते हैं, समझ में आया? माँ बाप, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों को बिगाड़ने माँ बाप की होती है, क्योंकि बच्चे में कुछ और हुनर है। उन्होंने देखा कि पड़ोस का लड़का वो क्या डॉक्टर बन गया, खूब कमाई कर रहा है, तो बच्चे को वो एक्टर बनना चाहता है, उसको क्या डॉक्टर बनाने के चक्कर में। तो ये मेरे साथ भी रहा। ये है कि सोचा ही नहीं था कि हम इस तरफ जाएंगे, इस तरह लोगों के जज्बातों पे काम करेंगे या पहचाएंगे, वो जिएंगे, वो सारा कुछ। तो बस चाह को रहा, घर छोड़ के निकल आया, और बस ये नियत हमेशा रही मेरी कि जो सब लोग कर रहे हैं वो मैं नहीं करना चाहता था। तो बस घर छोड़ के आ गया, और इसी नियत से मैं फेल हो गया। अभी आप स्कूल की बात भी कर रहे थे कि तुम फेल हुए, मैं तो फेल हुआ था, और फेल होना सबसे मेरी खुशनसीबी है। मैं तो चाहता हूँ दुनिया में हर शख्स फेल हो। हाँ, और क्योंकि फेल होने के बाद पास होता है आदमी। बिल्कुल। जब आप फेल होंगे तभी आप समझ लीजिए कि आप पास भी हो गए। अब कहाँ पास हुए हैं वो उस वक्त पता नहीं चलता, बाद में पता लगता है। तो आपने इस कैरेक्टर के बारे में पूछा है कि है क्या, तो अब फिल्म देखिए। बस ऐसी है कि जो
बच्चों के और ज़िंदगी और ये और सब कैसे उसने यहाँ तक ले आया पूरे परिवार को, क्या क्या है वो सब खुराफातें हैं जो जहन में चलती रहती हैं। उनको जीना बड़ा मज़ेदार भी है, मुश्किल भी है, और क्या कहूँ, बस मज़ेदार ही कहो तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। तो यही है बस हमारा पेशा कि तकलीफ़ों के भी मज़े ले लो और खुशी के भी मज़े ले लो, तकलीफ़ों के भी मज़े ले लो, ना हो तकलीफ तब भी मज़े, डांस के भी मज़े ले लो। हाँ, मजे लेने चाहिए। हाँ, गिर पड़ो तो उसके भी मज़े ले लो। अच्छा, आई एम वेरी श्योर आपने मजे तो लिए होंगे, बट जब आपको ये पता लगा सेट पे असली आईपीएस हैं, हाँ। आईपीएस ऑफिसर हैं, तो थोड़ा सा मतलब संभल के रहना पड़ा या आपकी शरारतें वैसे ही थी? नहीं, देख के मुझे लगा तो इतनी नॉर्मल है, लेकिन इनकी एक्टिंग देख के मैं डर गया था। जी। क्या है कि पता लगा कि तो पहली दफ़ा कर रही है। मैंने कहा पहली दफ़ा कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि एक तो मुझे एक्टिंग लब से बड़ी चिढ़ है। जी। जब सिखाते वक्त लोग कहते हैं कि आप किसकी एक्टिंग करनी है, तो मुझे बड़ी, इनमें देखा वो एक्टिंग कर ही नहीं रही थे। अरे मैंने कहा मेरे मालिक ये तो अच्छी अच्छी हीरोइनों को धो डालेंगे अगर ये आ गई वहाँ पे। तो मैंने दुआ की कि या मालिक बहुत बढ़िया फिल्म बने और ये आ जाए वहाँ और बस धो डालें। तो बहुत सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत, और ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि जिस नियत से वहाँ काम कर रहे थे तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हम लोग तो मिल के और बस उस तरह से काम कर रहे थे। मुझे बाद में पता लगा। आपके पोस्टर में भी ये चीज़ लिखी हुई है, द नर्मदा स्टोरी के अंदर ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये जो सत्यमेव जयते है आपके लिए क्या महत्व रखता है और क्या मीनिंग है आपके लिए इसका? देखिए, ये पूरा सोल है, एक्चुअली फिल्म का भी ये पूरा सोल है। जब हम बात करते हैं कि सत्य ही विजय होना चाहिए, सत्य की ही जीत होना चाहिए, और जो सच है वो भले ही कितनी परतों के नीचे हो, लेकिन वो बाहर आना चाहिए और उजागर होना चाहिए। चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितना भी अंधेरा हो, कोशिश ये हो कि भले कोई दिया जलाए, कोई मशाल जलाए, लेकिन सत्य को सामने आना चाहिए। डेफिनेटली। बट आजकल मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं अलग अलग आईपीसीज के अंदर जिनमें शायद एक बेगुनाह को मतलब सज़ा मिल रही है, या फिर वो 10-10 साल जेल में रहते हैं, फिर उसको बेगुनाह साबित कर दिया जाता है ना, जस्ट बिकॉज वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो क्या लगता है कुछ अभी इस जो स्थिति बनी हुई है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट लॉज की अगर हम बात करें, तो उनमें क्या बदलाव ऐसे आने चाहिए? क्योंकि अब हम ये भी नहीं कह सकते कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा, वो तो सदियों से चलती आ रही है चीज़, उसके लिए बहुत कड़े कानून भी बनाए गए और बहुत बदलाव भी आए हैं, बट स्टिल देयर इज़ लाइक बहुत बड़े पैमाने पे वो सब चीज़ें अभी भी हो रही हैं, जिसका कहीं ना कहीं हम जोर लगा रहे हैं कि वो सब चीज़ें कंट्रोल में आए। पुलिस पूरी लगी हुई है, प्रशासन पूरा लगा हुआ है, एंड गवर्नमेंट भी उसके लिए काम कर रही है, बट स्टिल देयर इज़ अदर साइड ऑफ दैट ऑल्सो जो शायद उसका मिसयूज भी कर रही है। सो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कंप्लेंट करना या रिपोर्ट दर्ज होना ये पहला स्टेप होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि रिपोर्ट दर्ज हो गई मतलब केस ख़त्म हो गया। इन्वेस्टिगेशन उसके बाद शुरू होता है, और तब हम एविडेंस जुटाते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं, कई तरह के एविडेंसेस होते हैं, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है। तो विदाउट एविडेंस कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती। मतलब एक एफआईआर की जर्नी हो सकता है कि एक्सपंज हो जाए या फिर वो फाइल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तय होता है कि उसका क्या होगा, एंडिंग क्या रहेगी उसकी। जी। सर, अगर मैं आपसे यही चीज़ पूछूंगी, सत्यमेव जयते आपके लिए क्या है सर? क्योंकि आपने भी वर्दी में ही आप किरदार आपका, तो आपके लिए क्या महत्व रखता है सत्यमेव जयते? देखिए, अब सत्य कोई एक यूनिवर्सल सत्य तो नहीं होता ना, लेकिन हमें एक बड़े सत्य के लिए लड़ना चाहिए जिससे यूनिवर्सल इफेक्ट हो सकता है, जो सबका सत्य बन सके, उसके लिए हम लड़ें तो बड़ा सत्य हो सकता है। बाकी ऐसे सत्य अपने सत्य अपने बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही है। मेरा ये है कि एक इंसान के तौर पे आपको छोटे छोटे सत्य खोजते रहना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके कारण किसी दूसरे के सत्य को क्षति ना पहुँचे। दैट्स अमेजिंग सर। एंड रघुवीर सर, आप हमारे साथ में हैं, मैं आपको बिना आपसे सुने हुए शब्द गाने के रूप में मैं जाने तो नहीं दूंगा आपको। सो एक बार सर प्लीज़, आपके स्टोरी के लिए हो या फिर हम सब के लिए हो सर, दो लाइन अगर मैं एक बार एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि हालांकि वो दौर मैंने भी नहीं देखा, मैं भी उतनी दुर्भाग्यशाली जितने वर्तमान में आप हैं, कि रघु भाई से कभी वो गुजारिश करके देखिए कि आपने इतने बड़े बड़े नाटक किए हैं, मेन रोल किए हैं, लोक संगीत में नाटक किए हैं, राष्ट्रीय नाटक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसका कोई एक नाटक का अपना एक गीत कभी सुनाइए, वैसा आपको गुजारिश करनी चाहिए।
नाटक का वो तो सर मैं भी यदि कोई background से बहुत बड़े बड़े सैया भाई कोतवाल और पता नहीं क्या क्या ऐसे नाम जो मूर्धन्य नाम है, जी मतलब कि वो जो इनके वो नाम से पूरा नहीं होता, और नाटक और एक दूसरे के पूरक है, बड़े बड़े नाटक हैं ऐसे। सर एक नाटक में से ही हो जाए। एक छोटे से ईद को सुना देता हूँ, छोटे से ईद में। महताबो आफताब है दिल्ली मेरी, दिल्ली टूटा टूटा हुआ सखाब है दिल्ली मेरी, दिल्ली एक धूल भरा जख्म है सजदे में झुका सर, एक धूल भरा, एक धूल भरा, एक धूल भरा जख्म है सजदे में झुका सर, ठहरी हुई सी चीख दिल्ली मेरी, दिल्ली महताबो आफताब है दिल्ली मेरी, सर सर झुकाते हैं सर, कसम से ये इतने रियाज इतने रिहर्सल्स के बाद शायद मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स भी जो मतलब मैं हूँ भी दिल्ली से, तो सर मुझे आपने सही में दिल्ली पहुंचा दिया है। अभी मैं 2 दिन के बाद जा रहा हूँ, बट मैं अभी पहुंच गया, मुझे लग रहा है मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अपनी फिल्म के लिए एक मैसेज आपके थ्रू सर। मैं तो चाहूँगा कि फिल्म देखिए, बड़ी मेहनत मशक्क़त और सच्ची ईमानदारी और नीयत से फिल्म बनाई गई है, बड़ी मज़ेदार फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म है, तो ज़रूर देखिए। बहुत बड़ा मैसेज दे रही है फिल्म, और कोशिश ये की गई है कि जो सच है वैसी कुछ कहानियाँ सामने आएँ, और गुजारिश यही है कि आप लोग अपने नज़दीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म को ज़रूर देखें। नर्मदा स्टोरी गंभीर कहानी ज़रूर है, लेकिन बड़ी सहजता बड़ी ईमानदारी के साथ कही गई। तो आइए आप भी हिस्सा बनिए इस कथा का। आपका पलक बिछाए हुए हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रूर देखिएगा द नर्मदा स्टोरी 12 तारीख को सिनेमाघरों में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वार्तालाप। थैंक यू।